आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अचानक क्या हुआ हज कमेटी ऑफ इंडिया को कि हज 2026 के लिए कुछ नए चेंजेस करने जा रही है, कुछ नई चीज़ें लेकर आ रही है। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि हज कमेटी ऑफ इंडिया हज 2026 के लिए जो नया करने जा रही है उसका इम्पैक्ट कितना आएगा, वो हाजियों के सहूलियत के लिए है या उनकी परेशानियों के लिए है। यानी कि जो हज कमेटी ऑफ इंडिया नए चेंजेस करने जा रही है उससे हाजियों को आसानी होगी या परेशानी होगी। पूरी डिटेल में एक एक चीज़ पे बात करेंगे और ये खबर जो चल रही है कि कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं ये कितनी ऑथेंटिक हैं और कितनी सच्ची हैं, इस पूरी वीडियो में हम इस चीज़ का जिक्र करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं तालिब सुबहानी हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूं। अगर आपको लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल है, आपके काम आ रही है और मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो फिर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं या आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जो भी ग्रुप्स हैं, उसमें मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और अपील कीजिए लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाएं ताकि जब वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ सके। और हज के मुतालिक और पूरे सफ़र के मुतालिक जो भी आपके सवालात हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, इंशाअल्लाह मैं जवाब देता रहूँगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें चल रही हैं हज कमेटी को लेके कि हज कमेटी ये करने जा रहा है, हज कमेटी वो करने जा रहा है, लेकिन कोई ऑथेंटिक खबर नहीं है। इवन हज कमेटी के लोग भी इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि अभी हमें कुछ नहीं मालूम कि क्या तरमीम, क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो इसलिए अभी फ़िलहाल एक ही ऑथेंटिक खबर है और वो है स्मार्ट रिस्ट वॉचेस के लिए। बाकी और जो खबरें हैं वो अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, हर कोई सूत्रों के हवाले से बता रहा है, यानी कोई ऑथेंटिक खबर नहीं है। हज कमेटी ऑफ इंडिया क्या क्या चेंजेस करने वाली है वो मैं एक एक चेक करके आपको बताता हूँ। जैसे कि हज कमेटी की तरफ से ये एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि इस बार सेपरेट रूम होंगे, लेडीज़ के अलग और जेंट्स के अलग। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि इस बार किचन फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। नंबर 3, इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया कैटरिंग सिस्टम शुरू करने जा रही है। नंबर 4, इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया अपने तमाम हाजियों को 1,22,518 हाजियों को एक स्मार्ट रिस्ट वॉचेस देने जा रही है। चलिए इसके बारे में अब आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो चेंजेस आएंगे, अगर ये खबरें सच निकली तो जो चेंजेस आएंगे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखिए, मैं वही बात करूँगा जो सच है, हकीकत है। ये नहीं कि मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया को फेवर करूँ, उसकी हाँ में हाँ मिलाऊँ जैसे कि और लोग करते हैं। जो सच है वही, प्रैक्टिकली इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा हाजियों के ऊपर, इस पे हम पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सेपरेट रूम। ये कई साल से कोशिश की जा रही है हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से कि सेपरेट रूम दिए जाएं। देखिए, इसमें प्रॉब्लम आएगी। अभी अगर मान लीजिए महरम का एहतियात करने की वजह है तो 100 लोग अगर हम सपोज़ मान लें तो उसमें 2 या 3 लोगों में लड़ाई होती है महरम को लेकर या लेडीज़ को लेकर कि पर्दा नहीं कर पा रहे हैं या पर्दा बांधना है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम ख़त्म कर दी गई, यानी कि सेपरेट रूम कर दिए गए, आमने सामने भी कर दिए गए, तो आप इन एवरेज मान के चलिए कि 100 में से 50 लोग आपस में लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने हाजियों को बहुत करीब से देखा है। हर चीज़ में हम गए हैं, डेपुटेशन पे भी गए हैं, हज इंस्पेक्टर में भी गए हैं, अपना भी हज किया है, तो हमने देखा है कि वहाँ प्रैक्टिकली हाजियों के सबसे ज़्यादा करीब हम लोग रहे, तो हमने देखा है कि हाजियों की नेचर क्या होती है, एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं कर पाते। देखिए, 5 दिन मीना में तो अलग कैंप में रह नहीं पाते,
यहाँ 1 महीना अजीज़िया में कैसे रह लेंगे। हर छोटी चीज़ के लिए वो उस कमरे में जाएंगे, लेडीज़ इधर कमरे में आएगी, तो वो जो मकसद है पर्दे वाला वो ज़ाया हो जाता है। हर वक्त एक दूसरे के कमरे में आना जाना रहेगा तो वो मकसद ख़त्म हो जाएगा और हाजियों को और हज्जन को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे के ऊपर बहुत डिपेंड होते हैं कि दवा चाहिए या चाय बनानी है या कुछ और चीज़ है, तो ज़रा सी बात पर कि ये चीज़ कहाँ रखी है, कौन से सूटकेस में रखी है, ज़रा सी बातों पे एक दूसरे की मदद की ज़रूरत होती है। अगर सेपरेट कर दिया गया तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। अब आते हैं दूसरी चीज़ पर, किचन फैसिलिटीज़ विड्रॉ करने की बात। देखिए, ये भी मसला कई साल से चल रहा है कि किचन फैसिलिटीज़ इस बार नहीं मिलेगी, क्योंकि हुआ ये कि 2022 में हादसा हुआ, वहाँ आग लग गई। उसके बाद से किचन फैसिलिटीज़ वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट थी, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था मक्का का, उसने विड्रॉ कर लिया। लेकिन काफ़ी प्रेशर पड़ा हाजियों का, फिर कौंसलर जनरल को वो रिक्वेस्ट करनी पड़ी उनसे और फिर वो बहाल किया गया। उसमें 3-4 दिन का टाइम लग गया। हमने देखा वो 3-4 दिन हाजियों के ऊपर कितने भारी पड़े, क्योंकि होता क्या है, इंडिया से जो हाजी जाते हैं वो 3.5-4 लाख रुपया बड़ी मुश्किल से जमा करते हैं हज के लिए। फिर वहाँ अगर वो खाना खाएंगे होटल्स में तो वो उनको महंगा पड़ेगा और फिर उनको वो सुटेबल भी नहीं होता, क्योंकि बहुत से हाजी ऐसे होते हैं जो सादा खाना खाते हैं, कम मिर्च का खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं, तो वो अपने तरीके से बना लेते हैं, यहाँ से सामान ले जाते हैं तो उनको वो सस्ता पड़ जाता है। लेकिन अगर ये किचन फैसिलिटीज़ विड्रॉ कर ली गई तो हाजियों को तकलीफ़ होगी और एक एक्स्ट्रा अमाउंट उनको फिर जनरेट करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, इधर-उधर से कोशिश करनी पड़ेगी, जो एक बहुत बड़ा टास्क होगा उन लोगों के लिए जो बड़ी मुश्किल से 4 लाख रुपया जमा कर पाए हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में। आप उनके नज़रिए से सोचिए कि अगर आप बाहर खाना खाएंगे तो आपको इन एवरेज पर डे 35 रियाल खर्च होंगे। पर डे 35 रियाल पर हाजी खर्च होगा बाहर अगर आप खाना खाएंगे। लेकिन वही खाना अपने किचन में बनाएंगे तो वो 35 रियाल का खाना करीब 8 दिन खा लेंगे, क्योंकि वो सामान अपने पास से ले गए हैं और वो सस्ता सामान ले गए हैं। तो इसलिए किचन फैसिलिटीज़ विड्रॉ करने से हाजियों को तकलीफ़ होगी। अब आते हैं तीसरी चीज़ पर कि कैटरिंग। देखिए, शॉर्ट हज के लिए कैटरिंग पॉसिबल है, क्योंकि एक दिन जाने में निकल गया, एक दिन आने में और एक दिन मक्का से मदीना जाने में, 3 दिन ये निकल गए, 6 दिन हज के निकाल दिए, 6 दिन या 5 दिन हज के निकाल दिए, बचे 12 दिन। 12 दिन के लिए आप कैटरिंग कर सकते हैं, आसान है, वहाँ से हायर कर सकते हैं। लेकिन इतने लंबे अरसे के लिए, लॉन्ग हज के लिए कैटरिंग का अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल काम है। वक्त पे खाना नहीं मिलेगा, खाना सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि हमारा मुल्क अलग अलग कल्चर से, अलग अलग स्टेट, उनके जो अपना रहन सहन का जो तरीका है उससे मिलके एक गुलदस्ता बना है। हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है, उसमें तरह तरह के लोग, तरह तरह के फूल समाये हुए हैं। आप देखिए कि हर 100 किलोमीटर पर किसी भी स्टेट में चले जाइए, इन एवरी 100 किलोमीटर द टेस्ट ऑफ फूड एंड प्रिपरेशन इज़ चेंज्ड। यानी कि हर 100 किलोमीटर पे खाने का टेस्ट भी बदल जाता है और उनकी बनाने का तरीका भी बदल जाता है। अब हज कमेटी कहती है कि हम स्टेट के ही कुक हायर करेंगे। अब देखिए, सपोज मैं ले लेता हूँ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न यूपी में अलग तरह का खाना होता है, वेस्टर्न यूपी में अलग तरह का, नॉर्थन में और साउथर्न में अलग अलग तरह का खाना होता है। तो आप कैसे वो टेस्ट दे पाएंगे उन हाजियों को जिनको वो खाना पसंद नहीं आएगा, और फिर रकम भी अच्छी खासी जाएगी। तो ये कैटरिंग का जो सोच रही है हज कमेटी ऑफ इंडिया, इसको अवॉइड करें। अभी शॉर्ट हज के लिए शुरू किया है, उसको पहले देखें कि कितना कामयाब होता है, फिर नेक्स्ट ईयर से आप लॉन्ग हज के लिए भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस साल कम से कम आप सेपरेट रूम का ख्याल निकाल दीजिए दिल से। आप नो किचन फैसिलिटी
का ख्याल निकाल दीजिए और कैटरिंग का ख्याल निकाल दीजिए। इन तीनों चीज़ों से हाजियों को तकलीफ़ होगी, फ़ायदा नहीं होगा। ये आप नोट कर लीजिए, हाजियों को इससे फ़ायदा नहीं होने वाला। अब आते हैं चौथी चीज़ के लिए। देखिए, ये जो 3 चीज़ें हैं, सेपरेट रूम, नो किचन और कैटरिंग, ये अनऑफिशियल न्यूज़ है जो सोशल मीडिया पे आजकल वायरल हो रही है। इसका कोई यकीन ना करे अभी फ़िलहाल, जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए। लेकिन जो चौथी चीज़ है, स्मार्ट रिस्ट वॉचेस, इसका नोटिफिकेशन हो चुका है, टेंडर निकल चुका है, कंपनीज को ऑफर किया गया है कि 22 दिसंबर तक अपने टेंडर्स जमा कर दें। अब इसमें जो तकलीफ़ हो रही है, जो परेशानी का सबब बनेगी, वो यह है, देखिए हमारे हिंदुस्तान से जो हाजी जाते हैं उसमें मोर देन 50% अनपढ़ होते हैं। वो सही से स्मार्टफोन तो चला नहीं पाते। एक नई चीज़ उनके ऊपर थोप दी जाएगी और वो होगी स्मार्ट रिस्ट वॉचेस। सबसे पहले वॉचेस एक तरह की होंगी। आप कमरे में 6 लोग रह रहे हैं, अब उनकी घड़ियां एक दूसरे से चेंज हो गई। क्यों? वो घड़ियां और वो ई सिम जो उसके अंदर पड़ा हुआ है वो आपके मोबाइल नंबर से कनेक्ट है। अगर घड़ियां चेंज हो गई तो यहाँ प्रॉब्लम। और फिर मैंने कहा ना, मोर देन 50% अनपढ़ हाजी होते हैं, एजेड हाजी होते हैं, तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। जो मोबाइल ना चला सके वो स्मार्ट वॉच क्या चलाएगा। दूसरी बात यह कि इसमें आप हज कमेटी ऑफ इंडिया और कौंसलर जनरल ऑफ इंडिया, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि अगर आपका नुस्ख कार्ड खो जाए या आपका हज कमेटी का कार्ड खो जाए या आपका कड़ा खो जाए तो वो तो अरेंज कर नहीं पाती इन डुप्लीकेट। अगर घड़ी ख़राब हो गई या खो गई तो कैसे अरेंज करेंगे? ये बहुत बड़ा टास्क है। कह रहे हैं कि 2 लोग वहाँ जाएंगे जो ऑन द स्पॉट रिप्लेसमेंट करेंगे, लेकिन ये इम्पॉसिबल बात है। जो हज कमेटी ऑफ इंडिया, कौंसलर जनरल ऑफ इंडिया नुस्ख कार्ड आपको ना दिला सकें दोबारा इन डुप्लीकेट, हज कमेटी ऑफ इंडिया का आई कार्ड ना दिला सकें, मेट्रो का टिकट ना दिला सकें अगर खो जाने में दोबारा से, तो फिर आप सोच सकते हैं कि क्या वो रिप्लेसमेंट हाथ के हाथ हो सकता है घड़ी का। दूसरी बात ये कि अगर आपको रिस्ट वॉचेस देनी है तो आप एटलीस्ट इन ए वीक बिफोर दें, यानी कि 1 हफ्ता पहले दें, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दें, ताकि हाजी उसको चेक कर सकें, उसकी कनेक्टिविटी देख सकें, उसकी वर्किंग देख सकें और फिर रिप्लेसमेंट कर सकें अगर ख़राब हो रही है। अब जो वॉचेज़ हैं वो जो डिस्ट्रीब्यूट होंगी वो हर एम्बार्गेशन पॉइंट पे होंगी, यानी कि जब आप एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट के अंदर चले जाएंगे, फिर आपको वो रिस्ट वॉचेज़ वहाँ काउंटर बने होंगे, वहाँ दी जाएंगी। अब आप अपनी एयरपोर्ट की फॉर्मेलिटीज़ करेंगे या घड़ी खोल के देखेंगे कि वो काम कर रही है नहीं कर रही है, उसका सिम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, GPS ऑन है या नहीं है, उसका चार्जर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कैसे आप एयरपोर्ट पे चार्जर लगा के टेस्ट करेंगे उसको? ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आप सोचिए इसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी में ईमेल कीजिए, ख़त लिखिए कि खुदारा हज को और मुश्किल ना बनाएं। देखिए, बात है अगर डिजिटल और ट्रांसपेरेंट हज की, तो देखिए दूसरे ममालिक में एक रिस्ट बैंड देते हैं जो GPS से कनेक्ट होता है। वो अपने मुल्क के हाजियों को ट्रेस करते हैं उस रिस्ट बैंड की तरह। उसमें कुछ करना नहीं होता है, बस रिस्ट बैंड आपने हाथ में पहन लिया, आपकी लोकेशन ट्रेस हो रही है। आप घड़ी दे रहे हैं, अब उसमें ये नहीं मालूम कि उसमें जो कॉलिंग है उसमें कितना मिनट्स मिल रहे हैं। 1 GB डेटा तो मिल रहा है, वो 3.5 दिन के लिए है। कॉलिंग कितनी मिल रही है और उसकी वैलिडिटी क्या है ये भी बताना चाहिए। दूसरी बात ये कि वो जो रिस्ट वॉच होगी वो नया सिम होगा या आपके मोबाइल के सिम से कनेक्ट होगा, ये अभी कुछ नहीं मालूम। दूसरी बात ये, हज करने के बाद उस घड़ी का क्या यूज़ होगा, क्या उसके अंदर वो जो सिम पड़ा है वो कंटिन्यू करेगा या वो बेकार हो जाएगा। नैनो सिम पड़ेगा उसके अंदर और वो मुझे लगता है कि यूज़लेस होगी आपके आने के बाद। और देखिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया कोई फ्री चीज़ आपको नहीं देगी। हमने इस बार ही सोचा था कि
हो सकता है 2026 में हज सस्ता होगा, क्योंकि आपसे तकरीबन 8 महीने पहले पहली इंस्टॉलमेंट ले ली। अगर वो अमाउंट हज कमेटी ने कहीं इन्वेस्ट किया तो फिर हाजियों को उसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए। तो हज बहुत सस्ता होना चाहिए था। तकरीबन हमारा अंदाज़ा ये था कि 40 से 50 हज़ार रुपये पर हाजी कम खर्चा आएगा, लेकिन उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि हज सस्ता होगा, क्योंकि अगर आपको रिस्ट वॉचेस दी गई तो फिर इसकी अच्छी खासी कीमत जो है वो आपसे वसूली जाएगी। और इसमें अच्छी खासी वॉचेस, आप भी प्रैक्टिकल लोग हैं, आप समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है कितनी ख़राब निकल सकती है, कितनी वर्किंग उसकी सेटिस्फैक्ट्री होगी। अगर आप समझते हैं कि मेरे जो क्वेश्चन मार्क हैं वो जायज़ हैं, तो आप अपनी अपनी हज कमेटी को मेल कीजिए इन चीज़ों को विड्रॉ करने के लिए। चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन दूसरी चीज़ें सोचिए। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हज कमेटी ऑफ इंडिया और कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया पिछले 10-12 साल से फेल्ड हैं बिल्कुल। यानी कि हर साल वहाँ हाजियों को परेशानी होती है, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हो सकता है ये वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन ये बहुत काम का वीडियो है और इसमें एक एक चीज़ नोट करने वाली है। हो सकता है इस वीडियो के ज़रिए मैं आपके दिल को छू जाऊँ, यानी कि मैं आपके दिल की आवाज़ बन जाऊँ। तो अगर ऐसा लगता है तो वीडियो पूरा देखिएगा। कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पिछले 10-12 साल से हम देख रहे हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, और यहाँ पर हज कमेटी ऑफ इंडिया और कौंसल जनरल ऑफ इंडिया सऊदी गवर्नमेंट के आगे और मौलम के आगे बेबस हो जाते हैं। जगहें कौन कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहली जगह कि बिल्डिंग के सिलेक्शन में हज कमेटी ऑफ इंडिया, कौंसल जनरल ऑफ इंडिया कोताही कर जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब बिल्डिंग ख़राब होती है, लेकिन 20% बिल्डिंग्स बिल्कुल डी ग्रेड की होती हैं। उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है हाजियों को। लिफ्ट सही से काम नहीं करती, वॉशरूम की प्रॉब्लम होती है, किचन की प्रॉब्लम होती है, कमरे बहुत छोटे होते हैं। तो 100 में से 20 बिल्डिंग ऐसी होती हैं जो रहने लायक नहीं होती, लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया उनको चुनती है। इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। दूसरी बात, मीना में स्पेस को लेकर अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं। आधे हाजी अंदर होते हैं, आधों को जगह ही नहीं मिलती। आपने हर साल वीडियो देखी होंगी, सोशल मीडिया पे वायरल होती है कि हाजियों को जगह नहीं मिली। इस पे काम करना चाहिए और मीना में हाजियों के लिए फैसिलिटीज़ बढ़ानी चाहिए। फिर तीसरी चीज़ आती है, जो मौलम का सिलेक्शन करते हैं वो आँखें मीच के करते हैं। उनसे आप एग्रीमेंट लीजिए कि आप क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। कुछ जगह, मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर 10% भी कहीं प्रॉब्लम आई तो इसका मतलब है ये फेलियर है, क्योंकि वो 90% हाईलाइट नहीं होगा, लेकिन वो 10% हाईलाइट होगा। इसलिए उस 10% को भी पिछले 10-12 साल से हज कमेटी ऑफ इंडिया दूर नहीं कर पाई है। इसलिए वहाँ मॉडलिंग का जो सिलेक्शन हो वो सही तरीके से होना चाहिए। चौथी चीज़ है कि आप कैटरिंग शुरू कर रहे हैं, लेकिन मीना के अंदर और अराफात के अंदर कैटरिंग सिस्टम मौलम का सबसे बेकार होता है। खाने के नाम पर वो एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं मिल पाता। बहुत सी जगह तो खाना ही नहीं मिल पाता। मैंने कहा ना, वो 90 और 10 का रेशो है। 90% सही है, लेकिन 10% बिल्कुल बेकार होता है। तो इस पे मैंने एक सुझाव दिया था, मैंने एक मशवरा दिया था कि एक जो मौलम है उनका एक कॉमन मेन्यू होना चाहिए कि नाश्ते में क्या मिलेगा आज 8 जिलहज को, लंच में, डिनर में 9 जिलहज को क्या क्या मिलेगा। ये कॉमन मेन्यू होना चाहिए ताकि किसी हाजी को शिकायत ना हो। कुछ हाजी कहते हैं हमें तो मिला ही नहीं, या हमें पता नहीं कौन कौन सा गोश्त मिला दिया, उसमें चिकन भी था और ऊँट भी था। तो ये प्रॉब्लम आती है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। उसके बाद आता है हज के 5 दिनों में जो बसें मीना लेकर जाती हैं या मीना से वापस आती हैं, वो बस सर्विस सबसे बेकार होती है। 90% हाजी पैदल आते हैं, बसों से नहीं आ पाते, क्योंकि बसों की सर्विस बहुत लेट होती है।
लौटते पे एक पाबंदी होती है कि अगर आपने 12 जिल-हज को असर तक मीना नहीं छोड़ा तो फिर 13 तक आपको क़याम करना पड़ेगा। अक्सर यहाँ पर लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं क्योंकि बसेस के इंतज़ार में देर हो जाती है और लोग वहाँ नहीं ठहर पाते, जिससे उन पर दम वाजिब हो जाता है। तो बसेस सर्विस को सुधार करें, मॉर्निंग की बसेस होती हैं वो, कि सख्ती करें उन पे कि वक्त पे बसेस लेकर जाएं और वक्त पर वापस छोड़ें अजीज़िया। दूसरी बात ये कि जो हमारा स्टाफ जाता है, डॉक्टर्स की जो टीम जाती है, वो एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर जाने चाहिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर जाने चाहिए। वो जनरल मेडिसिन के डॉक्टर चले जाते हैं, सर्जरी का कोई डॉक्टर नहीं होता, डेंटिस्ट कोई नहीं होता, हार्ट के डॉक्टर नहीं होते, लीवर के डॉक्टर नहीं होते, बस एक जनरल डॉक्टर्स को भेज देते हैं। इसी तरीके से पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो बस भेज देते हैं और वो एक्सपीरियंस नहीं होता। दूसरी बात ये, वहाँ जो दवाएं होती हैं वो नज़ले, बुखार, खांसी, इसकी नॉर्मल दवाएं मिलती हैं, लेकिन शुगर की दवा नहीं मिलेगी, ब्लड प्रेशर की नहीं मिलेगी, अगर किसी को हार्ट की बीमारी है तो नहीं मिलेगी, किडनी की बीमारी है तो नहीं मिलेगी, लीवर की बीमारी है तो नहीं मिलेगी। यानी कि दवाएं अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और सब तरह की दवाएं वहाँ मिलनी चाहिए। वहाँ दवाएं अवेलेबल नहीं होती हैं और उनकी क्वालिटी भी सही नहीं होती है, तो इस पे ज़ोर देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो और कंट्रीज़ के मुकाबले इंडिया की जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत गिरी हुई होती हैं, डी कैटेगरी की होती हैं। इस फैसिलिटीज़ जो हैं, जो मौजूदा फैसिलिटीज़ हैं, इनको इम्प्रूवमेंट करें। अभी नई चीज़ें लागू करने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको इम्प्रूवमेंट करें ताकि लोग खुश होकर लौटें, आपको दुआएं दें, हज कमेटी के लोगों को दुआएं दें, और ताकि हज कमेटी और अच्छा सा आगे कर सके। तो ये चीज़ें थीं। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके दिल को छू गई हैं तो फिर मेरा दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को आगे बढ़ाइए, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। फिर आखिर में हम दुआ करते हैं जो भी हजरात हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उनके पूरे सफ़र को आसान कर दे और कबूल फरमा ले, और जो अभी तक महरूम है अल्लाह उनको भी जल्द से जल्द दीदार नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखते रहिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।